विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने रीतिकाल तक चर्चा की थी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को हम मोटे रूप से 6-7 उपकालों में बांट सकते हैं। भारतेंदु काल 1850 से 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है वह भारतेंदु युग अथवा भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। सन 1900 से 1918 ईस्वी तक का कालखंड द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। सन 1918 से जयशंकर प्रसाद के झरना के प्रकाशन से 1936 तक छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। 1936 से 1943 ईस्वी तक का कालखंड प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। 1943 से और दूसरे शतक तक अर्थात 1951 तक का कालखंड प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है और 1951 से 1960 ईस्वी तक का कालखंड नई कविता के नाम से जाना जाता है। और 1960 के बाद की जो कविता का कालखंड है वह साठोत्तरी कविता के नाम से जानी जाती है, जिसे हम समकालीन कविता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु युग की। किसी भी कालखंड के नामकरण के संदर्भ में दो मत महत्वपूर्ण रहे हैं। या तो उस कालखंड की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति रही हो या कोई विशिष्ट साहित्यकार का योगदान रहा हो। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह दूसरा आधार भारतेंदु युग के नामकरण का सही प्रतीत होता है। इस युग के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निभाई, इसलिए इसे भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युगीन परिस्थितियां एवं आधुनिकता का उदय 1857 ईस्वी के बाद महारानी विक्टोरिया का भारत पर अधिकार हो गया और 1900 ईस्वी तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने कई सुधार कार्य किए, लेकिन वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। कई लोगों को सरकार द्वारा कल्याणकारी कदम उठाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय जनता को अंग्रेजी राज्य के औपनिवेशिक हितों के विषय में पता चला। इस तरह 1857 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार के स्पष्ट स्वरूप के विषय में एक द्वंद्व की स्थिति रही। इसीलिए इस युग की कविता में जहां राष्ट्रभक्ति के स्वर मिलते हैं, वहीं राजभक्ति की भावनाएं भी मिलती हैं। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के परिचय से 19वीं शताब्दी में भारत में नव जागरण की लहर आई, जिससे भारत में प्रत्येक क्षेत्र में बुद्धिवाद, मानवतावाद, सहिष्णुता, न्यायप्रियता एवं व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाने लगा। इस युग में न तो रीतिकालीन राज्याश्रय था और न ही रीतिवादी मानसिकता। अतः इस कालखंड में जो कविता लिखी गई उसमें देश और समाज की चिंता प्रमुखता से उठाई गई। भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय होता है। आधुनिकता एक वैचारिक दृष्टिकोण है जो ईश्वर की जगह मानव को तथा आस्था की जगह तर्क को केंद्र में रखती है। आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखती है एवं कोरी भावुकता का निषेध करती है। इसीलिए आधुनिकता के दौर में जो साहित्य लिखा गया वह लौकिक जीवन की चिंता करता है। इस युग में ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृत होती है। साहित्य या कि कलाओं में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता। आधुनिकता
नव जागरण का परिणाम थी। नव जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा थी, जो मनुष्य के संपूर्ण रूप की खोज व उसका परिष्कार करना चाहती थी। संपूर्ण मनुष्य की यह परिकल्पना भारतीय नवजागरण का केंद्र बनी। ये तो रहा भारतेंदु युगीन प्रस्तुतियां। अब हम बात करेंगे भारतेंदु युग की प्रधान जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उनके विषय में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर विरोधों का साहित्य। भारतेंदु काल की कविता अंतर विरोधी मूल्यों की कविता है और यह अंतर विरोध समाज की संरचना के भीतर से आया है। उस समय अंग्रेजी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के दो विरोधी मूल्यों का मिलन हो रहा था, जिसने तनाव की स्थिति पैदा की। यह तनाव कविता में भी कई स्तरों पर व्यक्त होता है, जैसे राजभक्ति बनाम राज विरोध, राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति, भक्ति श्रृंगार बनाम जन सामान्य की समस्याएं, ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली इत्यादि। यानी कि ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली का जो विरोध था उसे इस रूप में समझा जा सकता है कि भारतेंदु युग में अगर देखा जाए तो काव्य की भाषा ब्रज भाषा बनी रही, गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। जबकि आगे चलकर हम द्विवेदी युग में देखेंगे कि यहाँ गद्य की भाषा भी खड़ी बोली है और कविता की भाषा भी खड़ी बोली हो जाती है। इसलिए यहाँ जो विरोध जो दिखाई दे रहा था वह विरोध द्विवेदी युग में जाकर के समाप्त होता है। राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति, भारतेंदु युग के प्रारंभ में के कवि जितने भी रहे हैं उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव थे। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में वे साम्राज्यवादी सरकार के स्वार्थ को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार अवश्य किए, किंतु ऐसा करने के पीछे उनकी सदिच्छा नहीं थी। इस कारण आरंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार का सही रूप स्पष्ट नहीं हो सका। इसीलिए इस युग में जहां महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भाव मिलते हैं वही राष्ट्र प्रेम भी मिलता है। जैसा कि स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जियो सदा विक्टोरिया रानी। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने वाले कवियों के पास तत्कालीन तनावपूर्ण स्थितियों से उबरने का कोई साधन नहीं है। इसलिए वे भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाने को विवश हैं। रोवहूं सब मिलके आए आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। इस कालखंड में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सका। अतः कहीं कहीं शुद्ध श्रृंगार के दर्शन भारतेंदु युग की कविता में होते हैं, जैसे पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। ये तो रही इसकी मोटी मोटी प्रवृत्तियां। अब हम बात करेंगे तो इस कालखंड में, क्योंकि इस कविता का जन जीवन से गहरा जुड़ाव रहा है, अतः इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर भी कवियों की दृष्टि गई है। इन कवियों ने समाज में फैली विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना भी पैदा की है। जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विध्वन की। इस प्रकार से मोटे रूप से देखा जाए तो भारतेंदु युग की कविता जन सामान्य से जुड़ी हुई कविता के रूप में देखी जाती है।